तो चैप्टर 11 में थर्मोकेमिस्ट्री में तो आज हम डिस्कस करेंगे हेसेस लॉ, ठीक है, या हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन इसको हम लोग कहते हैं। तो आज बात यहाँ से स्टार्ट हो रही है हेसेस लॉ से, जहाँ से हमने बात को ख़त्म किया था। हेसेस लॉ एक और लॉ है, इसमें चैप्टर में दो लॉज हमारे पास है। एक तो हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एक ये हेसेस लॉ है, ठीक है। तो हेसेस लॉ जो हमारे पास लॉ है वो थर्मोकेमिस्ट्री से डील करता है, थर्मोकेमिस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है हेसेस लॉ। ये एक साइंटिस्ट था बेटा जिसका नाम था G.H. हेस। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था G.H. हेस, उन्होंने इस लॉ को पेश किया था। उनके नाम पे ये G.H. हेस के नाम पे इसका नाम हेसेस लॉ है। तो हेसेस लॉ ये 1840 में 1840 में पेश किया गया, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से 7 ईयर्स बिफोर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसके बाद आया है, तो ये 1847 में आया, तो ये 1840 में आया है। इसको हम हेसेस लॉ कहते हैं। अब ये लॉ कहता है कि हेसेस लॉ, तो अच्छा, इस हेसेस लॉ के एक और नाम से भी पेपर में आ सकता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन। इसको हम लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन भी कहते हैं। हेसेस लॉ का दूसरा नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन। इस नाम से भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ये तो परेशान नहीं होना है। जो हेसेस लॉ होता है वही लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन होता है। पहली चीज़ तो ये। अब ये लॉ कहता क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है। हर लॉ है उसकी स्टेटमेंट होती है, बिना स्टेटमेंट के लॉ नहीं होता, ये आप जानते हैं, चाहे फिजिक्स में हो चाहे केमिस्ट्री में हो। अगर लॉ लिखा हुआ है हेडिंग में तो स्टेटमेंट नीचे है, नहीं है तो उसका मतलब आपने गलत लिखा है, लॉ वो कोई लॉ ही नहीं है, ठीक है। तो स्टेटमेंट इसकी क्या है, द टोटल एंथैल्पी चेंज ऑफ डायरेक्ट प्रोसेस इज इक्वल टू द समेशन ऑफ एंथैल्पी चेंजेस ऑफ इनडायरेक्ट प्रोसेस। ये इसकी स्टेटमेंट है। मतलब एक डायरेक्ट प्रोसेस का एंथैल्पी चेंज बराबर होता है इनडायरेक्ट प्रोसेसेस के एंथैल्पी चेंज के समेशन के। मतलब क्या, अगर कोई रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसका कोई भी एंथैल्पी चेंज आ रहा है, तो एक ही स्टेप में हो जा रहा है अगर वो कन्वर्ट, ठीक है, तो उसका कोई भी एंथैल्पी चेंज आ गया। और वही रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हो रहा है, 3 या 4 या 5 स्टेप में। तो जो डायरेक्ट प्रोसेस के अंदर जो एंथैल्पी चेंज आया है, जो डेल्टा H हमारे पास आया है, वो किसके बराबर होगा, बाकी जो इनडायरेक्ट प्रोसेसेस में जितने भी मल्टीपल स्टेप हैं उन सब के एंथैल्पी चेंज के समेशन के, उनके एडिशन के बराबर होगा। ये बात करते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह की बात है जैसे हमने चैप्टर 4 में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा था, कि जो टोटल प्रेशर है वो तमाम पार्शियल प्रेशर के समेशन के बराबर है। बिल्कुल यहाँ पर इस तरह से आगे हमारे पास के जो टोटल एंथैल्पी चेंज है, वो जो तमाम स्टेप्स के एंथैल्पी चेंजेस हैं उनके समेशन के बराबर है। जैसे टोटल एंथैल्पी चेंज अगर मैथमेटिकली कह सकते हैं डेल्टा H को, ये टोटल एंथैल्पी चेंज है जो डायरेक्ट प्रोसेस में आया है, और अगर वो मल्टीपल स्टेप में हो रहा है, पहले स्टेप में जो हो रहा है उसको डेल्टा H1 है, दूसरे स्टेप में एंथैल्पी चेंज डेल्टा H2 है, तीसरे में डेल्टा H3 है। मान लो 50 स्टेप है तो डॉट 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 डेल्टा N, तो तमाम स्टेप्स के एंथैल्पी चेंजेस को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल एंथैल्पी चेंज हमारे पास आएगा। ये टोटल एंथैल्पी चेंज है। अब इसको हमें समझना है कि ये इसकी एग्जाम्पल्स हम इसको समझते हैं, इस बात को, हेसेस लॉ को। तो उसकी एग्जाम्पल में एक बेसिक में ये वर्डिंग मैंने लिख दी, वर्डिंग को छोड़े आप यहाँ देखें, डायग्राम के अंदर देखें कि एक रिएक्शन है जिसमें हमारे पास क्या है, कैपिटल A जो है वो D में कन्वर्ट हो जा रहा है, रिएक्टेंट A जो है वो प्रोडक्ट कैपिटल D में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर इस वक्त आप देखते हैं। और A जो D में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कैसा प्रोसेस है, जैसे डायरेक्ट प्रोसेस। डायरेक्ट प्रोसेस क्या होता है, जिसमें एक रिएक्टेंट हमारे पास डायरेक्टली जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है D में। जो एंथैल्पी चेंज आ गया वो डेल्टा H आ गया। अब ये डेल्टा H कितना भी हो सकता है, मान लेते हैं कि मैं मिसाल दे देता हूँ, फॉर लेट सपोज टू से कि ये 50 किलो जूल पर मोल है, जो टोटल एंथैल्पी चेंज में है प्लस में है, मतलब इतनी हीट एनर्जी अब्जॉर्ब हुई इसमें। अब सेम यही रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हो सकता है। फर्स्ट स्टेप ये कि हमारा जो A B बन जाए, सेकेंड स्टेप में क्या हो, B हमारा C बन जाए, थर्ड स्टेप में क्या हो, C हमारा D बन जाए, तो 3 स्टेप में भी हो सकता है। अब मान ले जो A से B जब बन रहा है तो एंथैल्पी चेंज हमारे पास आ जा रहा है, दिस इज 10 किलो जूल पर मोल। जब डेल्टा H2 मतलब जब B C बन रहा है तो एंथैल्पी चेंज हमारे पास आ जा रहा है, मान लेते हैं 20 किलो जूल पर मोल। और जब C D बन रहा है तो मान लेते हैं एंथैल्पी चेंज वहाँ पर भी आ जा रहा है, कितना, 20 किलो जूल पर मोल। अब हेसेस लॉ क्या कहते हैं, हेसेस लॉ कहते हैं जो टोटल एंथैल्पी चेंज है डायरेक्ट प्रोसेस का, वो तमाम जो इनडायरेक्ट प्रोसेसेस हैं उनके जो एंथैल्पी चेंज है उसके समेशन के बराबर होगा, उसके एडिशन के बराबर होगा। मतलब डेल्टा H बराबर होगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 का। वैसे आप देख सकते हैं, जैसे अगर इसका 50 आ रहा है तो यहाँ पर कितना हो गया, 10 प्लस 20 प्लस 20, तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ हमारे पास लेफ्ट राइट साइड पे 50 आ गया, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया हेसेस लॉ।
कि वाकई में कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोसेसेस में एंथैल्पी चेंज कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन कहते हैं। मतलब जब समेशन किया जाता है इनडायरेक्ट प्रोसेस को तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट आती है, मतलब जितनी वो टोटल चेंज के अंदर होती है, टोटल एंथैल्पी चेंज के अंदर। बात समझ में आ रही है? बहुत आसान सी बात है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं, बहुत बेसिक सी बात है, बहुत ही ईजी बात है, बस लिखना है, बस पेपर में आता है लिखने के लिए हमें समझना पड़ता है, बात तो बड़ी आसान है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं सर, इसका फ़ायदा क्या है इसको पढ़ने का? है सर, हर चीज़ को पढ़ने का फ़ायदा होता है, इसका क्या फ़ायदा है? तो इट इज़ यूज टू कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन। इससे फ़ायदा ये है कि इससे हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन, पहली चीज़ तो इससे हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करते हैं, और दूसरी चीज़ क्या कि इससे हम लोग लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, किसकी भाई? ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की। अभी एक चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, इसको कैसे हेसेस लॉ के ज़रिए हमारे पास कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या हमारे पास, इसकी मदद से हम लोग लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब लैटिस एनर्जी को जो कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास एक अलग टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बॉर्न-हेबर साइकिल। तो बॉर्न-हेबर साइकिल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हेसेस लॉ को इस्तेमाल करके आयनिक कंपाउंड्स के लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। वो आगे का टॉपिक, अभी बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है मैंने, बोर्ड पे बाकी चीज़ें मैंने लिखी, हीट ऑफ फॉर्मेशन की सारी बातें लिखी, बस हमारे यहाँ तक। तो ये हेसेस लॉ सब कनेक्ट करते हैं, अगला टॉपिक हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये कनेक्टेड चल रहा है सारे टॉपिक आपस में। हीट ऑफ फॉर्मेशन, अब हीट ऑफ फॉर्मेशन किसे कहा जाता है, इसी को न्यूमेरिकल आपको हर साल मिलेगा, इस तरह का आता है, देखा होगा आपने टेनर में ऐसे करके, ठीक है, और कॉलेज में भी आया होगा आपके। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन किसे कहा जाता है? व्हाट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन? मतलब फॉर्मेशन की हीट, हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब द हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब हीट से मुराद यहाँ पर क्या है, हीट भी कहते हैं और कुछ लोग उसको हीट नहीं कहते, हीट को ही हम दूसरा नाम एंथैल्पी कह सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर। हीट और एंथैल्पी एक ही चीज़ होती है केमिस्ट्री में, तो हम उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कुछ लोग कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, कुछ लोग कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बात तो एक ही है। सबसे पहली बात तो इसको डिनोट किससे किया जाता है? इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा एच एफ से। अच्छा, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम सिर्फ जैसे एच लिखते हैं, सिर्फ एच लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, दिस इज़ कॉल्ड एंथैल्पी। ठीक है, अगर हम डेल्टा एच लिखते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज एंथैल्पी चेंज। लेकिन अगर हम इस डेल्टा एच के साथ एफ लगा दें, नाउ दिस इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो ये तीनों अलग अलग चीज़ें, एंथैल्पी अलग चीज़ है, एंथैल्पी चेंज अलग चीज़ है, और हीट ऑफ फॉर्मेशन अलग। एच तीनों में आता है, एच जो है वो तीनों में आ रहा है कैपिटल। ठीक है, तो इसको हम लोग डेल्टा एच एफ से शो करते हैं, एफ से मुराद है फॉर्मेशन, तो ऐसे भी याद हो गया। तो इसका मतलब हो गया हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यूनिट क्या होती है? तो इन तमाम के यूनिट, सबके यूनिट जितने भी हैं, इन सब की यूनिट हम सबको पता है क्या है भाई, किलोजूल पर मोल है। सभी हीट जो है वो किलोजूल पर मोल में नापते हैं, अगर मैं एनर्जी की बात आ रही है केमिस्ट्री में। अब ये है क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन, कैसे कैसे? द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। जब 1 मोल कंपाउंड फॉर्म होता है अपने एलिमेंट्स की मदद से, जो जितनी हीट एनर्जी हमारे पास रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, मतलब 1 मोल जब कंपाउंड हमारे पास फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ इट्स एलिमेंट्स, अपने एलिमेंट्स की मदद से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन। और ज़रा समझिए उसको एक एग्जाम्पल से। जैसे देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है ना बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड तो बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है। लेकिन ये जो रिएक्शन है ना, ये एक ही स्टेप में नहीं होता। कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्टली नहीं बनता। इतनी केमिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए, डायरेक्टली नहीं बनता, ये रिएक्शन कभी डायरेक्ट नहीं होता, ये मल्टीपल स्टेप में होता है। सबसे पहले क्या होता है, तो कार्बन ऑक्सीजन मिला और कार्बन डाइऑक्साइड, डायरेक्ट नहीं बनता ये। ठीक है, ये अगरचे एलिमेंट से कंपाउंड बन रही है, डायरेक्टली नहीं। पहले क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फर्दर कार्बन से रिएक्शन करके क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन कर लेता है। ये रिएक्शन इस तरह से होता है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो टॉक्सिक गैस होती है वो डायरेक्टली नहीं बनती, ये केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री है। अब मिसाल के तौर पे अब जैसे इस रिएक्शन की बात करते हैं, इस रिएक्शन में अगर हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को बनाने के लिए जितनी हीट एनर्जी अब्जॉर्ब में रिलीज हुई, 1 मोल कंपाउंड नहीं, 1 मोल ही आपके पास आ रहा है, 1 मोल, अच्छा बैलेंस नहीं है यहाँ पर, बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर हाफ लगा के बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो ये 1 मोल यहाँ पर रखना है। ठीक है, यह 1 मोल हो गया। तो 1 मोल कंपाउंड को बनाने के लिए जितने भी हीट एनर्जी आपने यकीनन
रिलीज़ हुई है, कुछ भी होगा तो वो हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये आएगा कैसे? ये डायरेक्टली नहीं आ सकता, ये रिएक्शन डायरेक्टली हो ही नहीं रहा, क्योंकि ये अपने एलिमेंट से डायरेक्टली बन नहीं रहा। एलिमेंट से तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर कार्बन से रिएक्शन करके ये बनता है। तो पहले स्टेप ये हमारे पास, ये फर्स्ट स्टेप है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास हो गया दिस इज डेल्टा H1, सेकंड स्टेप में क्या होगा, दिस इज डेल्टा H2। अब जो हीट ऑफ फॉर्मेशन निकलेगी डेल्टा H0F, ये किसके बराबर निकलेगी, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 के बराबर निकलेगी अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ। क्योंकि जो डायरेक्ट प्रोसेस होगा वो इनडायरेक्ट प्रोसेसेस के एंथैल्पी चेंज के समेशन के बराबर होगा उस लॉ के मुताबिक। बात समझ में आ रही है? हेसेस लॉ यहाँ इस्तेमाल होता है इस तरह हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए कि अगर कोई कंपाउंड अपने एलिमेंट्स की मदद से बन रहा है तो उसमें कितनी हीट एनर्जी अब्जॉर्ब रिलीज हो रही है, और अगर वो अपने एलिमेंट्स की मदद से बनता नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो मल्टीपल स्टेप्स होते हैं उनको देखते हुए फिर हम लोग निकाल लेंगे कि अगर वो एलिमेंट्स की मदद से बनता तो कितनी हीट एनर्जी अब्जॉर्ब रिलीज होती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। तो क्या है हीट ऑफ फॉर्मेशन, कि अगर एक मोल कंपाउंड बनेगा विद द हेल्प ऑफ इट्स एलिमेंट्स, जितनी हीट एनर्जी आप जो भी रिलीज होगी उसको कहा जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर है? ये डेफिनेशन 1 नंबर की आ सकती है अलग से, सेक्शन बी के अंदर पहला सवाल कर लोगे ना, उसमें डेफिनेशन तो बहुत सारी है, 50 डेफिनेशन, वो बहुत कम चांस होता है, लेकिन अच्छी बात है पता हो जाए तो डेफिनेशन जल्दी भी हो जाता है। लेकिन उसमें क्या बहुत सारी डेफिनेशन है, किसी भी चैप्टर सूट किया आ जाता है, आपने देखा हुआ 10 ईयर में। तो मर्जी है, आप कर सकते हो, नहीं तो न्यूमेरिकल तो करना ही है हमें, डेफिनेशन नहीं भी करता तो। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग हेसेस लॉ, ये मैंने बता दी, हेसेस लॉ की ही एप्लीकेशन है, यहाँ पर भी बता दिया मैंने, यहाँ पर भी दोबारा बता दिया, क्योंकि अलग सवाल है तो अलग से बताना पड़ेगा इस जगह पे। डेल्टा एच, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर स्टार बना देते हैं कि डेल्टा एच एफ ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0। इसका MCQ आ सकता है, एलिमेंट्स का हीट ऑफ फॉर्मेशन हमेशा 0 होता है बेटा। अब एलिमेंट्स को क्यों 0 होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि एलिमेंट्स किसी चीज़ से बनते ही नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूँ, लेट से कि अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं, अब ऑक्सीजन गैस किस एलिमेंट से मिलकर बनता है, किन एलिमेंट्स से मिलकर ऑक्सीजन गैस बनता है? तो कॉमन सेंस है कि ऑक्सीजन खुद एक एलिमेंट है, तो वो क्यों किसी एलिमेंट से मिलकर बनेगा। हाइड्रोजन गैस किससे मिलकर बनता है, तो वो खुद ही के एलिमेंट है। तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है वो 0 होती है, क्योंकि वो किसी चीज़ से मिलकर नहीं बन पाता है। कंपाउंड्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है, एलिमेंट्स की कभी नहीं होती, याद रखिएगा। तो एलिमेंट्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन हमेशा 0 उसको रखा जाता है, 0 लेट किया जाता है उसको। जैसे कि MCQ इस तरह से आपका पेपर में आ सकता है कि डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू 0, मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू 0 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से किसके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग के लिए इनमें से किसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू 0 हो सकती है। ये 4 ऑप्शन आपके पास आ गए, तो क्या ऑप्शन हो सकता है इसका? सी ऑप्शन, ओजोन, O3, चूँकि ये एलिमेंट है, ये मुख्तलिफ एलिमेंट से मिलकर नहीं बन रहा, ये अकेला एलिमेंट है, तो दैट्स वाई इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 हो जाएगा ओजोन का। बस समझ में आ गई? मतलब एलिमेंट्स क्या होता है, दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ये तो पता ही है सबको, इसमें कोई मसला नहीं। क्लियर है? समझ में आ गई है? तो ये MCQs के लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये मैंने MCQs लिखा भी दिया है। आप 10 ईयर में देखेंगे ऑप्शन चेंज होकर आ रहा होता है, बट कॉन्सेप्ट यही है। अब आते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन समझ में जिसको आ गया उसको स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऐसे ही समझ में आ गया। अब स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? इट इज़ कैलकुलेटेड एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM। देखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन किसी भी टेम्परेचर, किसी भी प्रेशर पर कैलकुलेट किया जा सकता है, मर्जी। लेकिन अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर अगर आप हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। The heat of formation calculated at this condition is called standard heat of formation at 25 डिग्री सेल्सियस and at 1 ATM। अच्छा, याद रखिएगा ये स्टैंडर्ड कंडीशन गैसेस के एतबार से नहीं है, वहाँ STP जो होता है उसमें 0 डिग्री 1 ATM तो होता है, लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है। जब हम थर्मोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पर स्टैंडर्ड हम 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। चैप्टर 12 में भी ऐसी 11-12 चैप्टर में स्टैंडर्ड 25 डिग्री है, 0 डिग्री नहीं है, बस याद रखने की बात है। तो ये रूम टेम्परेचर को हम स्टैंडर्ड ले रहे होते हैं यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको डिनोट किससे किया जाएगा बेटा? तो डिनोशन में क्या करेंगे, बोला भाई ऐसा ही है, सिर्फ क्या करेंगे, H के ऊपर एक नॉट लगा देंगे, डेल्टा H0F। तो ये हमारे पास क्या लगेगा, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। नॉट लगा हुआ है इसका मतलब इस कंडीशन पर हीट ऑफ फॉर्मेशन की कैलकुलेशन की जा रही है। अगर नॉट नहीं लगा हुआ तो कभी भी की जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यूनिट इसकी भी वही होगी, किलो जूल पर मोल, चूँकि भाई हीट ऑफ फॉर्मेशन ही है, बस स्टैंडर्ड इसलिए कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशन पर इसको कैलकुलेशन किया जा रहा है, तो मसला वही बात होगी। अच्छा, हीट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अभी नहीं बता रही है, अलग टॉपिक है, ठीक है, अभी फिलहाल उस पर बाद में बात करेंगे। पहले हम क्या करते हैं कि हीट ऑफ फॉर्मेशन है उसके न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। दो न्यूमेरिकल्स हैं,
बुक के अंदर आपकी 10 ईयर में आपको और भी एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, तो वो आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बुक के दोनों न्यूमेरिकल यहाँ पर आपको समझा दूँ, ये 2 आ जाएंगे तो सारे आ जाएंगे जितने भी बनने वाले। तो मसला कोई पूछना है किसी को? क्लियर है? ओके। ये मिटा दो ना इसको, ये तो लिखा है तो मिटा दो, उसकी ज़रूरत तो नहीं। तो न्यूमेरिकल के लिए ये खाली जगह मैंने छोड़ी भी है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करा दूँगा, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे बार बार। और सवाल भी लिखा हुआ है सामने मैंने, तो मसला ही नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होना हमें। तो इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगी आपके पास पढ़ाई के अंदर, जो सबसे ज़्यादा जो टाइम आपका वेस्ट करता है वो आपके डिस्ट्रैक्शन है। देखो फोकस सबसे ज़रूरी चीज़ है पढ़ाई का, लेकिन फोकस नहीं तो आप 12 घंटा भी पढ़ लो बेकार है। जो डिस्ट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए कभी भी, और डिस्ट्रैक्शन की वजह से ना टीचर पढ़ा सकते हैं ना स्टूडेंट पढ़ सकता है। डिस्ट्रैक्शन इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो और खासतौर पर केमिस्ट्री और इस तरह के सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं तो ये 100% फोकस हमारा रिक्वायर करता है, क्योंकि ये बहुत आसान सी बात तो है नहीं ना, हर चीज़ के पीछे पूरा बेस बनाना है, सब कुछ करना है। तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए कभी भी। अगर आपके जहन में कुछ और चल रहा है पढ़ते हुए या क्लासरूम के अंदर, तो फिर आप इस सूरत में इसको नहीं पढ़ सकते। सिंपल सी बात है, आप समझ नहीं पाएंगे। फिर आप कुछ भी, आप भले 3 घंटे के आप 6 घंटे भी क्लास में बैठ जाए तो आपको समझ में नहीं आना कुछ भी। तो डिस्ट्रैक्ट इसलिए मैं लिख देता हूँ सवाल, चूँकि बुक से देखने में मुझे लगता है डिस्ट्रैक्शन होती है, क्योंकि बच्चे ढूंढते हैं, पेज पलटते हैं, फिर ढूंढने में ना फिर वो टॉपिक इधर उधर चला जाता है, फिर उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऊपर नीचे ऐसे बुक में लिखा होता है कि परेशान हो जाते हैं बच्चे। वो ऊपर पढ़ रहे होते हैं, कोई नीचे पढ़ रहा होता है, कोई उधर लाइन पढ़ रहा होता है, तो अजीब किस्म की इन्फॉर्मेशन जहन में आनी शुरू हो जाती है उनके दिमाग में। फिर उससे बेहतर है कि बंदा मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ और क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने क्लास से चेंज भी कर देता हूँ, ताकि आपके समझने के काबिल हो जाइए। वरना एक्स्ट्रा बात है, बुक के अंदर सवाल में बहुत सारी डाली हुई होती है, खासतौर पर केमिस्ट्री के अंदर वो मुफ्त का ज्ञान बहुत सारा डाला हुआ उसके अंदर। वो मुफ्त का ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं है। ये फलाना कंपाउंड इस्तेमाल में आता है, इस इस्तेमाल में आता है, ऐसे इस्तेमाल में क्या करना, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, हम उसका इस्तेमाल नहीं चेक करना क्या किया जाता है, वो कर लेंगे जब हम जॉब करेंगे कभी ज़िंदगी में। सही बात है ना भाई? तो पहले अच्छा, आप सवाल करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल समय करने, तो न्यूमेरिकल 2 अभी मैं कराऊंगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन के और हीट ऑफ रिएक्शन के। इसके बाद बॉन्ड है पर साइकिल का भी, लेकिन वो उसके बाद, ठीक है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन के 2 न्यूमेरिकल बुक में, एक बुक की सॉल्व एग्जाम्पल है और एक बुक के जो हमारे एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है, ठीक है। बाकी 10 ईयर में आपको बहुत सारे इसके मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको जाहिर सी बात सिर्फ 2 ही कराऊंगा, बाकी सारा आपकी जिम्मेदारी मैं छोड़ूंगा, वो मैं सारे नहीं सॉल्व कराऊंगा, टाइम नहीं है। मैं सिर्फ बुक के, और उससे पहले भी बुक के ही मैंने सॉल्व कराए चैप्टर 1 से, 10 ईयर में कभी भी सॉल्व नहीं कराया, वो सारा चैप्टर 1 से वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप देखें। और मैंने बताया कि लाजमी आपसे सॉल्व होगा, अगर नहीं 10 ईयर सॉल्व हो रहा मतलब मैंने पढ़ाई सही नहीं है, उसका मतलब है तभी 10 ईयर सॉल्व नहीं हो पा रहा। अगर 10 ईयर सॉल्व हो रहा है मतलब मैंने क्लास में सही पढ़ाया है और आपने सही पढ़ा है, अदरवाइज बेकार है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका बना, कॉन्सेप्ट बनाएंगे तो 10 ईयर क्या 20 ईयर भी सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट नहीं है तो रट्टा मार रहे हैं, तो बस यही सवाल हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं हो सके, रट्टा तो मारना ही नहीं है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन का जो न्यूमेरिकल है वो अलग ही किस्म का न्यूमेरिकल होता है, कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं होता उसके अंदर। सबसे पहली चीज़ की हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल को समझने के लिए हम समझेंगे कि ये एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। इसको आप केमिस्ट्री का सवाल समझ के सॉल्व कर ही नहीं सकते। आपको ये समझना है कि ये सवाल जो हम सॉल्व कर रहे हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन का, दिस न्यूमेरिकल बिलोंग्स टू मैथमेटिक्स। मैथ का जहन आप सोचेंगे, आप मैथमेटिक्स की क्लास में बैठे हैं तो आप तो इसको कर पाएंगे, लेकिन आप केमिस्ट्री की क्लास सोच के इसको करेंगे तो आप कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। चूँकि ये टोटल मैथमेटिक्स इसमें अप्लाई हो रही है, केमिस्ट्री 0% इसके अंदर है। ये अलजेब्रा पूरा इसके अंदर इस्तेमाल होगा, अगर आपने कॉलेज वगैरह में पढ़ा है तो पूरा इसके अंदर साइमल्टेनियस इक्वेशन आपने कभी सॉल्व किया है मैथमेटिक्स के अंदर, 2-3 इक्वेशन को एक साथ आपने यूज़ किया है, 4 इक्वेशन को, तो वही होने वाला है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, पहला सवाल पढ़ते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर इसकी ट्रिक वगैरह बताता हूँ कैसे किया जाता है। हीट ऑफ फॉर्मेशन किया, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन मतलब इथाइन। इथाइन के स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करें बाय यूजिंग द डेटा ऑफ द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल रिएक्शन। ये पूरा यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये पूरा सवाल, इतना बड़ा सवाल होता है, मतलब 7-8 लाइन का सवाल आपके पास लिखा होता है पेपर में। आप बच्चे परेशान हो जाते हैं, उनका बीपी हाई हो जाता है, सवाल देख इतना बड़ा सवाल पहले बोलते हैं तो करना ही नहीं है, इसको तो ऐसे ही काटो आगे बढ़ो। तो ये बहुत गलत तरीका। छोटा सा सवाल देखते हैं उनको लगता है ये तो आसान है, लेकिन वो भी बड़ा मुश्किल होता है ना भाई। सिंपल सी बात है, अगर सिर्फ ये सवाल आ गया कि डिराइव द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, कितना छोटा सवाल है, उसी में हालत ख़राब हो जाएगी करने की, तो वो पूरा बोहर का डेरिवेशन करना पड़ेगा बैठ के। सवाल कितना छोटा, सवाल देके डरना नहीं चाहिए कभी। कभी कभार छोटा सा सवाल है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विस्कोसिटी, तो लंबा सवाल हो गया ना यार, ये है तो आधे लाइन का सवाल, लेकिन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विस्कोसिटी सवाल में लिखना बहुत पड़ेगा। और कभी कभार इतने बड़े बड़े सवाल होते हैं, लिखना थोड़ा सा पड़ता है, क्या है ना ऐसा। तो याद रखिए कभी बड़े सवाल देकर डरा मत करें।
अब देखो है क्या यहाँ पर 1 2 3 4 4 इक्वेशन लिखी हुई है। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन लिखी हुई है और आगे लिखा हुआ द डिजायर्ड इक्वेशन इज दिस C+H2 C2H2। कार्बन और हाइड्रोजन ये दो एलिमेंट्स हैं, जब ये मिलते हैं बेटा तो इथाइन बनता है, एसिटाइलिन बनता है। लेकिन ये रिएक्शन डायरेक्टली कभी ज़िंदगी में नहीं होता। कभी भी आप कार्बन हाइड्रोजन को मिलाकर इथाइन नहीं बना सकते हैं, ये ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा, बिकॉज 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। ऐसे ही है ना भाई। लेकिन अभी एलिमेंट से नहीं बनता, बनता कैसा अलग अलग स्टेप पे। पहले कार्बन ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करके वाटर बनाता है, फिर हमारे पास ओके सही है, इथाइल और ऑक्सीजन गैस रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। हमें क्या करना है, इन तमाम इक्वेशन की मदद से इसकी डिजायर्ड इक्वेशन को हमें बनाना है। डिजायर्ड इक्वेशन जो हमारे पास है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हर इक्वेशन के साथ आप देख सकते हैं एंथैल्पी चेंज जिसका यहाँ पर मेंशन है, इसका एंथैल्पी चेंज, इसका एंथैल्पी चेंज, इसका एंथैल्पी चेंज। इन 3 इक्वेशन को इस्तेमाल करके चौथी इक्वेशन हमें बनानी है। अब बहुत आसान तरीका है, वेरी वेरी ईजी, ठीक है। अब देखो इसका एक ट्रिक है, इसकी एक सिंपल ट्रिक है जिसको अगर आप यूज़ करोगे तो 90% ऑफ द क्वेश्चन आप इसको बना सकते हो 10 ईयर के, 90% तो बना ही लोगे। अब ट्रिक क्या है कि इक्वेशन 1, इसके ट्रिक को कहते हैं 1 + 2 - 3। ये ट्रिक कहलाती है 1 + 2 - 3। मतलब 1 + 2 - 3 का क्या मतलब है इस ट्रिक का, हम इसको इक्वेशंस बना देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। इसको तो छोड़ दो, डिजायर्ड इक्वेशन ये बनानी है। इक्वेशन 1 को 2 से प्लस करो, जो भी आंसर आ जाए 3 से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 1 + 2 - 3 उसको हम बोलते हैं। खुद ब खुद आ जाएगा, जादू हो जाएगा। बोलेंगे सर ये कैसे आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये वक्त कैसे आएगा, सोच छोड़ो उसको। अब इसके हाथ मेडिकल के बच्चे भी क्लास में बैठे रहते हैं, अब उनको हम क्या समझाएं सिमुलेटेनियस इक्वेशन सॉल्व। ट्रिक देख लो, 1 + 2 - 3, 1 2 को प्लस करके 3 से माइनस करो, तो आंसर आपके सामने होगा। अब लेकिन अब इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जब दोनों को 1 + 2 - 3 जब करेंगे, हो सकता है कि 1 + 2 करते हुए किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े हमें। जैसे देखो 1 + 2 - 3 ये बनाना है, लेकिन अब यहाँ देखते हैं एक चीज़ को हम यहाँ पर कि यहाँ कार्बन हमारे पास कितना है, 2 है, 2 मोल्स है, और यहाँ कार्बन कितना है, 1 मोल है। तो इक्वेशन 1 को डायरेक्टली हम 2 से प्लस नहीं करेंगे, बल्कि इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन कितना यहाँ पर है, 1 मोल है, 1 मोल है हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 1 मोल ही है। तो यहाँ कुछ नहीं करना, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, मतलब इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 से प्लस कर देंगे, जो भी आंसर आएगा 3 से माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे किया जाता है, ये लॉजिक समझ में आ रही है। अब करते हैं, देखो खुद ब खुद आंसर आएगा, आपको भी पता लगेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या करना। अच्छा, इसमें डेटा नहीं बनता है सवाल के अंदर, ठीक है, ये पूरा डेटा ही है सवाल में जो दिया हुआ है, तो आपको दोबारा से डेटा बनाने की जरूरत नहीं है, सवाल में पूरा डेटा मेंशन है आपका, तभी इतना बड़ा हो गया सवाल ये। तो हम डायरेक्टली इसके अंदर क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इसके अंदर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। अब सॉल्यूशन किया जाएगा, जरा देखिए। पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/2। इक्वेशन 1 को क्या करें भाई, 2 से मल्टीप्लाई करें, देन ऐड विथ इक्वेशन नंबर 2। बस समझ में, यही करने वाले हैं हम लोग। अब देखो करते हैं, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा, अगर ये इक्वेशन 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इक्वेशन में जो कुछ है सब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो मैं करते जाता हूँ, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने, तो ये क्या हो गया, 2C हो गया प्लस 2O2 हो गया, ऑक्सीजन भी तो 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2CO2, ठीक है। अच्छा, और याद रखिए जो हीट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर है वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अभी कैलकुलेटर चलेगा इसके अंदर, तो इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, जो हीट ऑफ फॉर्मेशन कह रहा हूँ, सॉरी एंथैल्पी चेंज कितना आ रही है हमारे पास है, -393.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -787 बस, ओके। किलो जूल में लिखा हुआ था, किलो जूल बस लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1 की कहानी। अब इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 डायरेक्टली लिखना है। इक्वेशन 2 क्या है बेटा, H2 + ½ O2, ये क्या बन गया, H2O। इसकी डेल्टा एच डायरेक्टली लिख लो, इसको तो किसी से मल्टीप्लाई कर ही नहीं रहे, तो डेल्टा एच कितना आ गया इसका, -285.8।
किलो जूल। अब इसके बाद प्लस करना, अब अलजबरा यहाँ पर लगेगा, अलजबरिक एडिशन। अपना अलजबरिक एडिशन की होगी दो तरह से बचपन में स्कूल लाइफ में अपने, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, दो मेथड होगा। या वर्टिकल मेथड फॉलो करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल मेथड होता है, देखा है ना, दोनों मेथड से आपने किया होगा 6, 7, 8 क्लास में अलजबरिक एडिशन। तो यहाँ पर जब वर्टिकल मेथड से करेंगे तो ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ना, यूँ करके ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देता है। अब इसको प्लस करेंगे, लेफ्ट सारी चीज़ों को प्लस करेंगे। समझो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं, एक्स वाई जेड है, पी क्यू आर है, ए बी सी है, मैथमेटिक्स का वेरिएबल समझ के कर लो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2C प्लस, अब ये H2 है तो डायरेक्टली चलो किसी मतलब अच्छा पहले शुरू कर लेते हैं। 2O2 है और ये हाफ O2 है। अब ये 2 प्लस हाफ कितना हमारे पास हो जाएगा, 2 + 1/2। एलसीएम आता लेना, ये आता करना सबको। ये 2 हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, 2 × 1 = 2, 4, 4 + 1, क्या ये 5/2 हो गया। 2 + 1/2 3/2 तो नहीं होता ना भाई, इतनी तो मैथ्स आती है को, इसको ये 3/2 तो नहीं बनाते इसको, कि 2 + 1 3 हो गया, 3/2 हो गया। अरे अल्लाह के बंदे एलसीएम होता है, इतना तो पता ही होता है, नहीं तो कैलकुलेटर से कर लोगे तो भी यही दे देगा। कैलकुलेटर से कर लिया करो, फिर फनकार मत भी बना करो। ये कैलकुलेटर से क्या करो, वो आपसे ज़्यादा अकलमंद है, वो यही देगा। ऐसे ही है ना, भी लाजमी वो ये देगा, वो 3/2 नहीं देगा, समझ गए। तो ये एलसीएम जिसको नहीं आता तो खुदारा कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लो, नहीं तो एलसीएम करना आना चाहिए कुछ बच्चे को, ना तो वो खाक इंटर में आ गया वो इंटर में आए कैसे, उसको एलसीएम ही करना नहीं आता, ठीक है। लेकिन नहीं आता, सच्ची बात है, नहीं आता बच्चों को, इंटर में आके भी नहीं आता एलसीएम करना, झूठ नहीं बोल रहा, सच्ची बात है, और मैंने देखा है। तो ये 5/2 हो गया, कोई शक की बात तो नहीं है इसके अंदर, आसान है। ये 2 और + 1/2 हो गया, 5/2 O2 प्लस, और ये तो H2 अकेला है तो H2 ऐसे लिख दिया। लेफ्ट साइड में सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हमारे पास। अब राइट साइड पे आ जाते हैं तो क्या है, 2CO2 + H2O। अब ये भी प्लस हो जाएगा ना, एंथैल्पी चेंज को भी प्लस करें, बताए कितना आ गया डेल्टा H। माइनस में कुछ आएगा यकीनन, क्या 1072.8 किलो जूल, यही आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब ये एक स्टेप हमारा हो गया, सर मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 + 2 का काम हमारा हो गया। अब -3 वाला काम, ट्रिक में आपके आगे स्टेप -3, जो भी आगे इसको थर्ड इक्वेशन से माइनस कर दो, जो भी आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम अबव इक्वेशन। ये तो समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अबव इक्वेशन, तो सबसे पहले तो हम लोग जो है वो अबव इक्वेशन लिख लेंगे, उसके बाद नीचे आएगा ना अबव फ्रॉम आ रहा है, फ्रॉम मतलब ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये क्या हो जाएगा, 2C + 5/2 O2 + H2, ये बना 2CO2 + H2O। एंथैल्पी चेंज इसका कितना आ चुका है अब तक हमारे पास, -1072.8 किलो जूल, क्लियर है। अब नीचे वाली इक्वेशन आप लिख देते, इक्वेशन 3, वो क्या है भाई, C2H2 + 5/2 O2, ये क्या बना भाई, 2CO2 + H2O, और डेल्टा H इसका कितना किया मैंने भाई सवाल में हमारे, -1299.5 -1299.5 किलो जूल, क्लियर है यहाँ तक। अब माइनस करना है, तमाम स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि जब हम माइनस करते हैं तो साइन पलट जाता है नीचे वाले इक्वेशन का, ऐसा ही है। अब ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, 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 ये माइनस में है तो ये किस में हो जाएगा भाई, प्लस में हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं, बचपन की याद ताज़ा हो जाएगी आपकी, क्या ऐसा कुछ किया। अब क्या करना है भाई, बहुत सारी चीज़ें कट हो रही है, उसको काट दो, ये कट गया 5/2 O2, ये कट गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये कट गया वाटर, बाकी कुछ नहीं कट रहा, उसको ऐसे लिख देता है। क्या लिखेंगे, 2C + H2, अच्छा ये माइनस का C2H2 है, माइनस का है ना ये, और समझ लो जो एरो का साइन है वो असल में =2 है, तो जब ये एरो को उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस का C2H2 हो जाएगा। और अब देखो यहाँ देखो, सबसे पहले बात की ये इक्वेशन इसकी तरह बन गई, आप चेक करें डिजायर्ड इक्वेशन आ गई है हमारे पास। मैंने बोला एट द एंड आ जाएगी, खुद ब खुद आ जाएगी आपके पास, कैसे ही आप मैथ्स लगा रहे हो, कैसे आ रही आ गई डिजायर्ड इक्वेशन। डिजायर्ड इक्वेशन को नहीं सोचो, ट्रिक सोचो, उसके बाद खुद ब खुद आएगा। मैथ्स बहुत अच्छी है तो पहले दिमाग लगा लो, अच्छा ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ट्रिक लगाओ और आंसर लो। वरना जिसकी मैथ्स अच्छी हो तो डायरेक्ट पता है कि हाँ सर ऐसा होने वाला है। कुछ बच्चे की मैथ्स अच्छी होती है, वो जब मैं लिखता हूँ तो समझ जाते सर क्या करने वाला है, वो पहले काट कूट के दिमाग में चेक कर लेते हैं, ये कट रहा है वहाँ से, ऐसे कट रहा है, ये वैसे कट रहा होगा, आंसर ऐसा आ जाएगा।
तो लेकिन नहीं, जिसके मैथ्स अच्छे नहीं वो ट्रिक लगाओ, खत्म करो, आंसर तो नंबर तो सबका लाना है। अब देखो यहाँ पर, अच्छा देखो ये आंसर नहीं है लेकिन हमारी तरह समझिएगा, आंसर तो यहाँ आएगा हमारे पास। डेल्टा एच बताइए कितना आ गया, ये माइनस में और ये प्लस में, बताइए कितना आ गया, -1072.8 प्लस 1299.5, कितना आ गया, 226.7 किलो जूल। एंड दिस इज, ये हमारे पास आगे हीट ऑफ फॉर्मेशन, दिस इज द आंसर। आंसर में ये निकालना था, दिस इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल इथाइन। बात समझ में आई सबको, बस लिख लो, ठीक है। फिर क्वेश्चन 1 हो गया सबका। अब क्वेश्चन 2 करते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन में। अब ज़रा दोबारा देख लें बोर्ड की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन इसके एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है हमारे, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 देखें, ये भी बहुत आसान, 1 आ गया तो 2 भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेम प्रोसीजर है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या कह रहे हैं भाई कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरॉल फ्रॉम द गिवन फ्रॉम डेटा गिवन बिलो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बाय हीट ऑफ फॉर्मेशन। इक्वेशन देखा जाए तो पहली इक्वेशन, इसमें पहली इक्वेशन को हमें क्या कर दिया गया, डिसाइड कर दिया गया कि ये बनानी है, तभी इसमें क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको है। बाकी 3 इक्वेशन की मदद से आपको पहले इक्वेशन बनानी है। तो तरीका सेम भाई है बेटा, इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बना देते हैं, इसको इक्वेशन 3 बना देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि इक्वेशन 1 को 2 से प्लस करके 3 से माइनस करेंगे, वही ट्रिक फॉलो होगी। लेकिन यहाँ भी बात कि डायरेक्ट नहीं करेंगे। अब इक्वेशन 1 में जब हम देखते हैं तो 3 कार्बन है हमारे पास, मतलब जो डिजाइड इक्वेशन है उसमें 3 कार्बन है, या 1 कार्बन है तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। अब इक्वेशन डिजाइड इक्वेशन में देखते हैं तो 4 हाइड्रोजन है, या 1 हाइड्रोजन है तो उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 4 से कर देंगे। देन उसके बाद फिर हम प्लस करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसको लास्ट वाले से हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास डिजाइड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब किस तरह से किया जाएगा, तो सिंपल हम इस तरह से कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/3 एंड 2/4, देन ऐड बोथ इक्वेशंस। ऐसे करना है भाई। तो सबसे पहले इक्वेशन को हम लोग जो है वो ओवरऑल कंप्लीट क्या करेंगे, हम इसको हम लोग जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 कार्बन प्लस 3 O2, ये क्या बन रहा है हमारे पास 3 CO2, और डेल्टा H हमारे पास कितना आ गया, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें। अब डेल्टा H भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। हीट ऑफ जो है हमारे पास एंथैल्पी चेंज है, कितना आ गया, माइनस का 118.05 किलो जूल पर मोल। यहाँ तक हो गया, क्लियर है सबको। इसके बाद इक्वेशन 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 हाइड्रोजन प्लस, अच्छा ये 4 × 1/2, 2 O2 हो जाएगा हमारे पास। ये जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2 ऑक्सीजन, और ये हमारे पास हो जाएगा 4 H2O। अब एंथैल्पी चेंज को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसके कितना आ गया हमारे पास, इसके एंथैल्पी चेंज -43.2 किलो जूल पर मोल। अब दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने के लिए अलजेब्रिक एडिशन यूज़ करेंगे, वर्टिकल मेथड। अब क्या हो जाएगा देखिए, 3 कार्बन प्लस 5 ऑक्सीजन हो जाएगा, ये 3 + 2 5 ऑक्सीजन। फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हाइड्रोजन, ये क्या हो गया हमारे पास 3 CO2 प्लस 4 H2O। क्लियर है। अब डेल्टा H बताएं कितना होगा, डेल्टा H नॉट माइनस का समथिंग होगा। डेल्टा H नॉट कितना हो गया इसका, -23.7 किलो जूल पर मोल। अच्छा अब देखिए ये आ गया। अब जो भी इक्वेशन आ गया उसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 से माइनस कर देंगे। तो अगला तरीका क्या, हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम अबव इक्वेशन। फ्रॉम याद रखिएगा, फ्रॉम अबव इक्वेशन का मतलब इक्वेशन 1 हमारे पास, अबव इक्वेशन हमारे पास ऊपर आएगी। 3C + 5O2 + 4H2, ये बना 3CO2 + 4H2O, ठीक है। इसके बाद हमारे पास डेल्टा H नॉट इसका
कितना आ गया, -23.7। अब नीचे वाली इक्वेशन कहाँ, ये रही, C3H8O3 ग्लिसरॉल का फार्मूला है ये। अच्छा यहाँ पर चीज़ देखें, एक और चीज़ है समझने वाली, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इधर पर जो ऑक्सीजन का जो कोफिशिएंट दिया है, मोलर कोफिशिएंट, वो उन्होंने मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर दे दिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, आता है, इतने मैथ्स आती है हम सबको। तो क्या तरीका होता है उसका, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 1 से प्लस कर देंगे, 7/2 हो जाएगा, 7/2, ठीक है। ये हो जाएगा 7/2 ऑक्सीजन प्लस, नहीं एरो है, एरो करके क्या है, 3CO2 प्लस 4H2O। डेल्टा H नॉट इसका मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कितना दिया हुआ इसका है, कहा गया ये -1654.1, -1654.1, क्लियर है। अब चूँकि माइनस करना है तो तरीका मैंने आपको बताया, साइन पलटना पड़ेगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब जो कुछ चीज़ें हमारे पास कैंसिल आउट हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैंसिल आउट हो गया, वाटर कैंसिल आउट हो गया। अब ज़रा देखें क्या क्या चीज़ हमारे पास बची है। इधर क्या बचा, 3 कार्बन प्लस, अच्छा 5 में से 7/2 को माइनस करें। अब दोबारा से यहाँ पर मैथमेटिक्स आ गई, 5 माइनस का 7/2, 5 में से माइनस करेंगे 7/2 को, अब कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, ये 2 हमारे पास हो गया, ये नीचे 1 है, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, फिर 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 1 7 ज़ा 7, तो बहुत सारे तरीके एलसीएम निकालने के। 10 - 7 कितना हो गया, 3/2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 3/2O2, 3/2O2 प्लस का 4H2O। अब जब हम राइट साइड पे आते हैं तो यहाँ सब कुछ कट गया, लेकिन आपको पता है माइनस का ग्लिसरॉल है, और प्लस का जाएगा तो प्लस का C3 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का C3H8O3। क्या डिज़ायर्ड इक्वेशन बन गई हमारे पास, डिज़ायर्ड इक्वेशन का ये रही, ये इक्वेशन आगे देख लें, चेक कर लें। अगर ये सही आई है तो राइट साइड पे भी सही काम हो रहा है, अगर ये गलत आई है तो राइट साइड पे भी गलत काम होते जा रहे हैं। बोर्ड एग्जाम या जो एग्जामिनर है उसको ये देखना है, लेकिन ये उसी वक्त सही होगा जब यहाँ काम सही होगा। ये आपको इतना कॉमन सेंस आप में भी है, ये गलत करेगा तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये सही चल रहा हो यहाँ पर। अगर चूँकि यहाँ 3 के बजाय मान लो 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 5 से कर देते हैं, तो यहाँ पर भी गलत हो जाता है ना खुद ब खुद। इसलिए आपको राइट साइड नहीं देखनी, आपको लेफ्ट साइड देखना है, राइट अपने आप हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे तो राइट साइड करते ही नहीं है, पहले पूरा सॉल्व करने के बाद फिर राइट साइड पे कैलकुलेशन करता तो भी हो जाएगा। बात तो वही है ना भाई। चलो भाई, अब ये माइनस का ये प्लस क्या, बताओ कितना आ गया, माइनस का 0.6 किलोजूल पर मोल, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। हीट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन तो समझ में आ गया हमें, उसके न्यूमेरिकल भी आ गए। अब हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एक ही बात है। अभी मैंने बताया कि एंथैल्पी और हीट दोनों एक ही चीज़ को कहते हैं, दे आर नॉट डिफरेंट थिंग्स, दे आर सिमिलर थिंग, दे आर सेम थिंग्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन, वही बात होगी। अच्छा ये हीट ऑफ रिएक्शन है क्या, अच्छा इसको डिनोट किससे करते हैं, डेल्टा एच रिएक्शन से। डेल्टा एच लिखते हैं, उसके नीचे रिएक्शन लिख देते हैं, ये हमारे पास होगी हीट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन लिख दिया पूरा नीचे, यूनिट इसकी भी किलो जूल पर मोल है। स्टैंडर्ड कंडीशन पे जब इसको लगाएंगे तो डेल्टा एच नॉट रिएक्शन लिख देंगे, 25 डिग्री सेल्सियस पर और 1 atm प्रेशर पर उसको कैलकुलेट किया जाएगा। अब ये होता है क्या हीट ऑफ रिएक्शन, तो इसकी डेफिनेशन ये रही, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन हो गई कि द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के हीट ऑफ फॉर्मेशन का जो डिफरेंस होता है इसको कहा जाता है हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई भी रिएक्शन अगर हम ले लेते हैं बेटा, जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं एक इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं। देखो ये वाली इक्वेशन अगर हम ले लेते हैं C2 ये रिएक्शन ले लेते हैं। अब ये प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इस दोनों की हीट ऑफ फॉर्मेशन अलग अलग होगी। ये रिएक्टेंट है, इथाइन की तो होगी लेकिन ऑक्सीजन की नहीं होगी हीट ऑफ फॉर्मेशन, चूँकि एलिमेंट है तो जीरो होगी। बात हो गई क्लास के स्टार्ट में। तो अगर आप इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन को इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन से माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हीट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। लेकिन एक मसला है, क्योंकि प्रोडक्ट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और हीट ऑफ फॉर्मेशन से 1 मोल के लिए होती है। 1 मोल से ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 मोल है, यहाँ 1 मोल है। बात समझ में आ रही है। इसके लिए हम एक पूरा फॉर्मुलेशन, हमारे पास एक पूरा फॉर्मूला बनाते हैं पूरी मैथमेटिक्स से, प्योरली। तरह देखिए हीट ऑफ रिएक्शन कैसे हम लोग इसको मालूम करते हैं। इससे मालूम क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन से करते हैं क्या है, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन मालूम करते हैं।
कि अगर किसी चीज़ को जलाया जा रहा है, सुई गैस को, इथाइन गैस को, मीथेन गैस को, उसको जलाने पर कितनी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, इसको एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहते हैं। वो हीट ऑफ रिएक्शन से मालूम किया जाता है, ठीक है। वो अभी करेंगे न्यूमेरिकल में हम लोग, ठीक है। तो इसका तरीका क्या रही, उसका न्यूमेरिकल, अच्छा इसका फार्मूला होता है, और फार्मूला देख के बच्चे डर जाते हैं उसके, तो अजीब सा फार्मूला होता है। ज़रा देखिए, पूरी मैथमेटिक्स लग रही है फार्मूले में। डेल्टा एच रिएक्शन कैसे आएगा, मैंने भी क्या बताया, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस, ये माइनस आ गया, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो समझ में आ गया सब। बाकी चीज़ ये सब क्या लगा हुआ है, ये 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 क्या लगा हुआ है। तो देखो भाई, दिस इज समेशन। क्या ये समेशन का सिंबल होता है मैथमेटिक्स में? क्यों? चूंकि आपको पता है प्रोडक्ट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो सारे प्रोडक्ट्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन को सम करेंगे ना भाई। अगर दो प्रोडक्ट है तो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन, दोनों को प्लस करेंगे तो पूरे प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास आएगा। तो ये समेशन का साइन ये बता रहे हैं कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 कितने भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, रिएक्टेंट हो सकता है, ठीक है। समेशन। अच्छा, MP का क्या मतलब है? N से मुराद है लाइक नंबर ऑफ मोल्स, P फॉर अ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल के लिए होती है, और 1 मोल से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है NP, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ डाल देंगे 2, 3, 4 कोफिशिएंट को देखते हुए। इसी तरह यहाँ पर देख लो, जब हम रिएक्टेंट के लिए करेंगे तो वहाँ पे भी समेशन, क्योंकि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी हो सकता है और उसके मोल्स भी हो सकते हैं 2, 3, 4, 5, तो उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन को। बात समझ में आ रही? तो ये फॉर्मूला है, ये समेशन के सिंबल है, दिस इज मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? NP/NR। अब हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं उसके, बस ये न्यूमेरिकल, उसके लिए फार्मूला बस ये पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत आसान है, 3 लाइन में इसका सॉल्यूशन आ जाता है। अगर ये फार्मूला पता है तो 2 लाइन में बल्कि आ जाए। अभी मैं आपको 2 लाइन में आंसर निकाल कर दिखाता हूँ, ठीक है। ये रहा हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ रिएक्शन का न्यूमेरिकल। पहला ये रहा, दूसरा यहाँ पर, पहला ये रहा, दूसरा यहीं पर के 4 न्यूमेरिकल है, पहला है, दूसरा है, फिर ये तीसरा है, फिर ये चौथा यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल फर्स्ट हम देखते हैं, सारे एक जैसे होंगे, कोई मसला नहीं है। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। चूँकि मैंने आपको बताया एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन से निकालते हैं, तो वही बात है, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन लिखा हुआ आया तो वही बात होगी, हीट ऑफ रिएक्शन ही होगा, ठीक है। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोपेन एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन मालूम करना है 25 डिग्री पर। तो तरीका वही है, फार्मूला सेम ही है। बाय द गिवन इन्फॉर्मेशन क्या गिवन आपके पास है, ये रहा C3H8 प्रोपेन है हमारे पास ही। प्रोपेन क्या होता है, जो LPG जिसको हम कहते हैं, सिलेंडर में जो गैस भरी जाती है LPG, वो प्रोपेन है। प्रोपेन को जलाया जब जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, इसका हीट ऑफ रिएक्शन बताना है। अच्छा, इसमें हीट ऑफ रिएक्शन में ना न्यूमेरिकल के अंदर ये शायद रिएक्शन लिखना भूल गए, डेल्टा एच के नीचे, तो वो मैंने भी ऐसे ही छोड़ दिया, वरना रिएक्शन लिखना चाहिए था। वैसा तो एंथैल्पी हो गया सिर्फ, तो होना तो ही चाहिए था कि यहाँ पर इसके नीचे रिएक्शन लिखा हो, तो जाकर ये हीट ऑफ रिएक्शन बनता। तो कोई मसला नहीं है, हम ऐसे ही कर लेते हैं, बुक में गलती हो गई है। ये इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो किया क्या गया है, इसके बाद आपको नीचे 3 लाइन देखते हैं, तो तीनों लाइन में क्या किया गया है, सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन दिए गए अलग अलग। इस डेटा की वजह से क्या करना है, इसके हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फार्मूला। अच्छा, फार्मूला मर्जी है, आप डेटा नहीं बनेगा इसका भी, ठीक है, डेटा इसका सवाल में गिवन है। डायरेक्टली हमें क्या करना है, हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है। अब जरा देखो हम किस तरह निकालेंगे, डेल्टा एच रिएक्शन मैंने लिख दिया, स्टैंडर्ड पे निकालना है तो नॉट भी लगा दिया, इज इक्वल टू, फॉर्मूला यही है, मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रहा, ठीक है, काफ़ी लंबा फॉर्मूला है, यहीं से देख लो, क्लियर है। अब देखो सबसे पहले क्या, कर्ली ब्रैकेट क्यों लगा रहे, क्योंकि आगे लार्ज स्मॉल ब्रैकेट पे लगा, स्मॉल ब्रैकेट ऑलरेडी अगर मौजूद हो तो फिर कर्ली लगाते हैं, कर्ली भी मौजूद हो लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, पता है नहीं सब, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, ब्रेसेस भी जिसको कहा जाता है, कर्ली ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं, एक ही बात है। अब पहले प्रोडक्ट की बात कहानी है, इसको फॉर्मूला लिखा कैसे जाता है, इसमें ज़रा से प्लस को माइनस कर दोगे पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट ये रहा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। अब पहले कार्बन डाइऑक्साइड 3 मोल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा अब CO2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना है, -393.5, ये हो गया माइनस का 393.5 स्मॉल ब्रैकेट बंद, अब प्लस, चूंकि समेशन हो रही है ना भाई, प्लस दूसरा क्या प्रोडक्ट हमारे पास है, H2O 4 मोल है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, वाटर का कितना है भाई, -285.8, माइनस का 285.8, इसको भी ब्रैकेट में डाल दो भले, क्लियर है। अब बस खत्म प्रोडक्ट। अब आ जाएगा क्या भाई,
अच्छा अभी काम करते हैं, इसको यहाँ के कर्ली ब्रैकेट भी बंद कर देते हैं, दूसरा कर्ली ब्रैकेट दोबारा स्टार्ट कर देंगे, मसला नहीं। माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस आ गया, क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक प्रोडक्ट की कहानी खत्म। अब रिएक्टेंट की कहानी शुरू, ठीक है। अब रिएक्टेंट में क्या है भाई, सबसे पहले कहाँ गया, ये रहा 1 है तो 1 लिखा, 1 मल्टीप्लाई बाय C3 H8 कितना है 103.9 माइनस का 103.9 किलो जूल पर मोल छोड़ो, प्लस दूसरा रिएक्टेंट कौन सा हमारे पास है, ऑक्सीजन 5। अच्छा अब यहाँ बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, अब बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, जिन्होंने, अब जो बच्चे जो डायरेक्टली टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं, जिनको पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं आता, अब वो यहाँ ढूंढते रह जाते हैं, उनको ऑक्सीजन का हीट ऑफ फॉर्मेशन मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा, तो वो ज़ीरो होगा, उस हीट ऑफ फॉर्मेशन उसका ज़ीरो हो जाएगा ना, चूँकि एलिमेंट है, हमने पीछे ही पढ़ लिया कि एलिमेंट्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन ज़ीरो होता है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है ये रहा, तो ज़ीरो हो गया, सिंपल सी बात है। तो ये 5 मल्टीप्लाई पे ज़ीरो हो गया, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है ज़ीरो यहाँ पर, तो पर एलिमेंट अगर है तो उसका ज़ीरो होगा, स्मॉल ब्रैकेट बंद, लार्ज ब्रैकेट बंद। अब ये कैलकुलेशन होगी विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, अब कैलकुलेटर चलाएं, एक आंसर आ जाएगा कुछ ना कुछ। अभी कैलकुलेटर थोड़ा सही चलाना है, इसमें भी बच्चे गलत चला लेते हैं ना, अब आपको आना चाहिए कि इसको कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करेंगे, वरना ज़रा सा भी गलत करोगे ना कैलकुलेटर में आंसर सही नहीं आएगा। डायरेक्ट भी आ सकता है, डायरेक्ट बना दें, आपकी मर्जी, आप कैलकुलेटर कितने माहिर है वो आप पे डिपेंड करता है। जो माहिर बच्चा एक्सपर्ट है डायरेक्ट आंसर लाएगा, और जो बेवकूफ़ टाइप का बच्चा है वो एक एक स्टेप करके लाएगा, पहले एक ब्रैकेट, फिर दूसरा ब्रैकेट, फिर तीसरा ब्रैकेट, फिर चौथा ब्रैकेट, इतना तो सुबह से शाम हो जाएगी करना। अब मर्जी आप जैसे करो, मुझे नहीं बताओ, मुझे आंसर चाहिए। आप जैसे भी करोगे आंसर सही आना है, आंसर गलत आया तो मतलब आप नाकाम हो गए, फेल हो गया। चलो अभी शुरू करो। टू 19.8 किलो जूल पर मोल, सही है, सही आ रहा है, बुक में भी यही आंसर है, मसला नहीं, यही आ रहा है भाई। तो देखो 2 लाइन में आंसर, पहला लाइन दूसरा लाइन आंसर होगा, तो एक लाइन ये लगा तो दूसरा लाइन ये हो जाएगा, पहले फॉर्मूला लिख लिया, फिर ये लिख लिया, फिर ये लिख लिया, आंसर आ गया। मेन चीज़ ये फॉर्मूला लगाना आना चाहिए आपको। ये देखो इतना बड़ा जो फॉर्मूला लग रहा है वो कैसे लग रहा है, ये समीशन क्या है, ये सब पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन 2 देखो, अब इसके बाद क्वेश्चन 2 भी सेम ऐसा ही है, सेकंड क्वेश्चन, अगर ये आपको दिख रहा नहीं भी दिख रहा तो डेटा आ जाएगा। ये एक इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ठीक है, दोबारा से वह स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है, डेल्टा H नॉट निकालना है। क्वेश्चन 2 में सारी वैल्यू दी हुई है सेम, बस सिर्फ वैल्यूज चेंज हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। देखो कैसे होगा अभी, डेल्टा H नॉट रिएक्शन इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, सबसे पहले क्या प्रोडक्ट में 4 NO है तो 4 लिखा, मल्टीप्लाई किससे कर दिया, NO कहाँ गया, ये रहा 90.25, प्लस में तो प्लस में छोड़ा, उसके बाद फिर प्लस कर दिया, किसको, अगला हमारा वाटर है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, वाटर का हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना है, -285.8, माइनस का 285.8, ये कर्ली ब्रैकेट बंद, फॉर्मूले का माइनस आ गया, दोबारा कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, 4 आ गया, ये मल्टीप्लाई बाय अमोनिया का कितना है, माइनस का 46.19, माइनस का 46.19, स्मॉल ब्रैकेट बंद, फिर प्लस, फिर स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट हो गया हमारा। अब हमारे पास क्या हो गया 5, लेकिन अब मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, चूँकि ऑक्सीजन है तो फिर 0, बस इसको आप कैलकुलेट कर लें, कितना आ गया डेल्टा H नॉट रिएक्शन। कितना आ गया भाई, माइनस का 1169.04, यही आ रहा है, यही आ रहा है भाई, ठीक है। अब ये दूसरा आंसर हो गया, अब तीसरा भी देख लो भाई, इतना लंबा तो है नहीं, छोटा छोटा न्यूमेरिकल है, क्या अलग अलग करो। क्वेश्चन 3 ऊपर ये रहा, सेम सवाल है, क्या कह रहे हैं भाई, फाइंड स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन ऑफ ऑक्टेन C8H18, ऑक्टेन का बताइए, और ये अलग अलग वैल्यू दे दिया, सिंपल भाई ये फॉर्मूला लगाना है। तो लार्ज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट
8 कार्बन डाइऑक्साइड, 8 को मल्टीप्लाई कर दिया, CO2 का कितना है भाई, माइनस का 393.5 प्लस दूसरा क्या है भाई वाटर, 9 से मल्टीप्लाई किया किसको हमने, वाटर का कितना आ रहा है, माइनस का 285.8, स्मॉल ब्रैकेट बंद, कर्ली ब्रैकेट बंद, फिर माइनस, फिर उसके बाद दोबारा से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कितना है भाई 1 मोल है तो 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई ऑक्टेन कितना है, माइनस का 223.8, माइनस का 223.8 ब्रैकेट बंद प्लस, फिर उसके बाद ऑक्सीजन जितना भी है यहाँ डायरेक्ट जीरो मारो उसको, क्या वैसे वो उन्होंने दिया है मिक्स फ्रैक्शन में, तो बस ये हमारे पास हो गया, कितना आ गया बताइए, दोबारा बताएं, 5497 यही आ रहा है क्या, किलो जूल पर मोल। और जब क्वेश्चन 4 जब हम देखते हैं तो किस क्वेश्चन 4 भी सेम इसी तरह से, लेकिन क्वेश्चन 4 में क्या है कि एक क्वेश्चन के अंदर उन्होंने 2 क्वेश्चन डाल दिए। जैसे देखिए कैलकुलेट स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर क्या हमारे पास है, एक इक्वेशन हमारे पास ए भी कर सकते हैं, एक इक्वेशन ये हमारे पास है, दूसरी इक्वेशन ये हमारे पास है, और सबकी अलग अलग एंथैल्पी चेंजेस उन्होंने अलग अलग करके दे दी। तो वो एक ही सवाल में उन्होंने 2 सवाल डाल दिए हीट ऑफ रिएक्शन के अंदर, बुक की एक्सरसाइज ही है ये, तो इसमें ए भी करके करना पड़ेगा हमें, और कोई तरीका नहीं है। तो ए पहले हम कर लेते हैं, तरीका सेम वैसा ही है। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा एच रिएक्शन निकालेंगे। अब ये क्या निकलेगा भाई, लार्ज ब्रैकेट आ गया, स्मॉल ब्रैकेट आ गया, 2 वाटर है, तो 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, वाटर का कहाँ है हमारे 285.8, माइनस का 285.8 स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस दूसरा क्या हमारे पास है SO2, तो 2 लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया, SO2 कितना हमारे पास है, माइनस का 296.8 स्मॉल ब्रैकेट बंद, कर्ली ब्रैकेट बंद, माइनस दोबारा ब्रैकेट 2H2S, 2 लिखा हमने, मल्टीप्लाई कर दिया किससे, H2S कितना हमारे पास है, माइनस का 20.17, फिर उसके बाद प्लस कर दिया, अब जो जीरो डायरेक्ट लगा दो चुके ऑक्सीजन है तो इतना टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे इस पर। तो डेल्टा एच हमारे पास क्या आ गया रिएक्शन का, इसका कुछ ना कुछ आ जाएगा यकीनन, उसको कैलकुलेट कर लें आप। अब तो आ जाना चाहिए, इतने सारे इसलिए करा रहा हूँ कैलकुलेशन करना आ जाए, वरना इतने सारे सवाल करने की नीड नहीं है इसमें, सब तो एक ही तरह से हो रहा है, इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप कैलकुलेट कर पाएँ ठीक तरह से, इसको कैलकुलेट करें। माइनस का 24.86 किलो जूल पर मोल, ये हमारे पास एक आंसर आ गया। बी में जब आते हैं तो बी में ये क्वेश्चन हमारे पास है। अच्छा, बी में एक मसला ये है कि प्रोडक्ट साइड पे एक हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट मौजूद है, तो वो पहले ही 0 हो जाएगा। जैसे ये है ना, तो पहले ही 2Fe आ रहा है, तो ये 2 × 0 पहले ही हमारे पास हो गया। अब प्लस सही है, तो ऐसा भी हो सकता है प्रोडक्ट साइड पर ये एलिमेंट आ जाए, तो ये हमारे पास 3 हो गया, 3 मल्टीप्लाई पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये माइनस का 393.5 स्मॉल ब्रैकेट बंद, फिर माइनस, फिर कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पर दोनों का लगेगा, देखो पहले ये 1 मोल हमारे पास क्या है Fe2O3, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन है -824.2, ये सब गिवन होगा 0.2, उसके बाद फिर प्लस, फिर 3CO है, 3 मल्टीप्लाई बाय CO कितना है, माइनस का 110.5, उसको कैलकुलेट करें कितना आ गया बता दें। एक आंसर तो हमारा ये हो गया, बी का आंसर हमारा रास्ते में, माइनस का 687.8 किलो जूल पर मोल। समझ में आ गए। तो ये बेटा हम स्टार्ट करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में बॉर्न हेबर साइकिल। तो समझे पहले इसका कॉन्सेप्ट बनाए। बॉर्न हेबर साइकिल क्या है, क्लास स्टार्ट जो हमने की थी एंड भी उसी बात पे कर रहे हैं कि हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन। मैंने आपको बताया था हेसेस लॉ का एक इस्तेमाल तो ये है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन, वो हमने देख भी लिया कैसे यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए हम लोग हेसेस लॉ को यूज़ करते हैं। दूसरा इस्तेमाल क्या, लेटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो है वो हेसेस लॉ को इस्तेमाल करते हैं। और लेटिस एनर्जी जो कैलकुलेट किया जाता है एक साइकिल की मदद से किया जाता है, उसको कहते हैं बॉर्न हेबर साइकिल। अब ये बॉर्न हेबर साइकिल, ये नाम ऐसा अजीब सा क्यों है, ये साइकिल से मुराद बाई साइकिल नहीं है, चलाने वाला साइकिल नहीं, 2 पहिए वाला, साइक्लिक प्रोसेस है ये। बॉर्न हेबर साइकिल मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस की बात की जा रही है, एक प्रोसेस
जो आप देख सकते हैं साइकिल में चलता है। दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। साइकिल आपको दिख रहा है यहाँ पर, अभी बात करते हैं इस पर क्या है। इट वॉज डेवलप्ड बाय 2 जर्मन साइंटिस्ट। तो बेटा 2 जर्मन साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन थी। देखो बॉर्न और हेबर के बीच में जो ये हाइफन आ रहा है, ये हाइफन क्या बता रहा है कि दीज आर एक्चुअली 2 जर्मन साइंटिस्ट। एक हमारे पास क्या है भाई, मैक्स बॉर्न, दूसरा साइंटिस्ट है फ्रिट्ज हेबर। फ्रिट्ज हेबर का नाम तो आपने ऑलरेडी सुना हुआ है हेबर्स प्रोसेस के अंदर अमोनिया के सिंथेसिस के लिए, चैप्टर 7 में। और बॉर्न, मैक्स बॉर्न के बारे में आप क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह जब पढ़ेंगे इन डिटेल तो वहाँ पर आप स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मैक्स बॉर्न के नाम शायद पहली बार सुन रहे, लेकिन आप फ्रिट्ज हेबर का सुना भाई। ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर 1919 में क्या किया था, बॉर्न हेबर साइकिल को डेवलप किया था। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड की, आयनिक कंपाउंड्स की लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट इसी से किया जाता है। इसके बारे में हल्की सी डिटेल मैंने आपको लैटिस एनर्जी के अंदर बता दी थी, चैप्टर नंबर 6 सॉलिड्स के अंदर। तो वहाँ मैंने बताया था लैटिस एनर्जी को इससे कैलकुलेट करता। तो फाइनली वो टाइम आ गया उसको पढ़ने का। वहाँ एक वर्ड लिखा था बस, बॉर्न हेबर साइकिल। मतलब पहले से हमने ट्रेलर इसका देख लिया था, पूरी फिल्म देख रहे हैं बैठ के, ठीक है। तो ट्रेलर देख कर हम एक चीज़ का चलते हैं ना, पीछे से कि ये चीज़ आगे आने वाली है, तो हम लोग इंतजार करते हैं उसका कब आएगी, तो अब आ गई, ठीक है। तो अब ये है क्या बॉर्न हेबर साइकिल? इट इज अ साइकिल ऑफ एंथैल्पी चेंज इन विच एन आयनिक सॉलिड इज थ्योरेटिकली फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। ये एक साइकिल होता है एंथैल्पी चेंज का, जिसमें डेल्टा एच यूज़ करते हैं, जिसमें एक आयनिक सॉलिड क्या कर थ्योरेटिकली फॉर्म हो रहा होता है, एक सॉल्ट बन रहा होता है अपने एलिमेंट्स से स्टैंडर्ड स्टेट्स के अंदर। तो जब अगर कोई एलिमेंट्स अपने मतलब कोई सॉल्ट या कोई कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड अपने एलिमेंट्स से मिलकर बन रहा है, तो वो पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू बन रहा होता है। उस साइक्लिक प्रोसेस को हम कहते हैं बॉर्न हेबर साइकिल, जो यहाँ पर दिख रहा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बल्कि देख ही लेते हैं पहले, देखिए ज़रा समझिए उसको, समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं। ये हमारे पास एक सॉल्ट है बेटा, RbCl, रुबीडियम क्लोराइड इसको हम कहते हैं, RB रुबीडियम है। RbCl रुबीडियम क्लोराइड कहलाता है। ये आयनिक सॉलिड है, ये एक सॉल्ट है, एक नमक है किस्म का। मेटल और नॉन मेटल के इंटरेक्शन से बना, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, सही है। RbCl रुबीडियम क्लोराइड, NaCl तो कॉमन है, बट बुक वालों ने RbCl लिया हुआ, तो RbCl ही सही, फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, उस तरह रुबीडियम क्लोराइड भी होता है। NaCl, KCl, RbCl सारे सॉल्ट हैं ये, क्योंकि वन ग्रुप के एलिमेंट सेवन ग्रुप के साथ मिला हुआ सॉल्ट फॉर्म कर रहा है, क्लियर। अब ये सॉल्ट जो बन गया बेटा, तो यहाँ क्या दिख रहा है, कैसे बनेगा, रुबीडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करेंगे तो 1 मोल ऑफ RbCl हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। और जो एंथैल्पी चेंज इसमें आएगी हमारे पास, अच्छा देखो ये एलिमेंट्स से मिलकर कंपाउंड बन रहा है, तो 2 एंथैल्पी चेंज हमारे पास आएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन। ऐसा ही है, अ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। लेकिन ये RbCl ऐसे बनता नहीं है डायरेक्टली कि रुबीडियम सॉलिड लिया, क्लोरीन को गैस फॉर्म में लिया और RbCl बन गया, नहीं। ये अलग अलग स्टेप से होकर बनता है, इनडायरेक्ट प्रोसेस से। कैसे बनता है आप देखें, जैसे रुबीडियम है, अब रुबीडियम सबसे ज़्यादा सॉलिड स्टेट में, इससे को Rb+ में कन्वर्ट हो रहा है। और आयोनाइजेशन कभी भी सॉलिड से नहीं होती, आयोनाइजेशन हमेशा गैसियस फॉर्म में हो रही होती है। सबसे पहले रुबीडियम क्या होगा, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा, इसकी सब्लिमेशन होगी, गैस में कन्वर्ट हो गया। गैस में कन्वर्ट सब्लिमेशन होने के बाद अब इसमें से क्या होगा, इसको जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बना देगा, Rb+ बना देगा। ये कैटाइन फॉर्म हो गया हमारा, समझ में आ गई। अब सुने, अब ये जो Cl2 है, अब डायटोमिक फॉर्म में, सबसे पहले ये मोनोटोमिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, Cl में, डायटोमिक फॉर्म से मोनोटोमिक फॉर्म में आ गया, डिसोसिएट हो गया। इसके बाद क्या होगा, इससे हम लोग इसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला होगा जब एंटर करेगा तो क्या बन जाएगा, Cl-। अब ये Rb+ और Cl- जब ये साथ में आपस में कनेक्ट होंगे तो क्या बन जाएगा, RbCl। तो ये डायरेक्ट नहीं बनता है, ऐसे प्रोसेस से होकर बन रहा होता है, ठीक है। अब जो हीट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ आएगी, वहाँ तमाम एंथैल्पी चेंजेस के समेशन के बराबर होगी, यही हैसेस लॉ है, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करते हो, अब सवाल पढ़ते हैं जरा, ठीक है। सवाल क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन 1, 2 सवाल है बुक में, बस ये 2 ही करेंगे, अभी पेपर में 2 में से कोई एक ही आएगा, या तो ये आ जाएगा या ये आ जाएगा। ड्रॉ अ फुल्ली लेबल्ड बॉन्ड हेबर साइकिल फॉर RbCl। फुल्ली लेबल्ड बॉन्ड, ये जो हमने ड्रॉ किया है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड हेबर साइकिल। फुल्ली लेबल्ड बॉन्ड हेबर साइकिल ड्रॉ कीजिए RbCl के लिए, एंड डिटरमाइन द लैटिस एनर्जी बाय यूजिंग फॉलोइंग। और लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कीजिए RbCl का। और ये आपको अलग अलग डेटा हमें दिया है, अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, जो अलग अलग स्टेप्स के एंथैल्पी चेंजेस हैं, क्योंकि आयनाइजेशन होगी, कुछ भी होगा तो उसमें हीट एनर्जी अब्जॉर्ब रिलीज ये सब हो रही होगी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया बॉन्ड हेबर साइकिल का। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करते हैं,
अलग अलग चीज़ें परफॉर्म करता है। थोड़ा शॉर्ट में कर देते हैं, ठीक है, टाइम ज़्यादा नहीं है, शॉर्ट में करते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। सबसे पहला नंबर 1 बुक में जैसे किया हुआ है, शॉर्ट में वैसे ही कर देता हूँ। हेडिंग डाल के पहले मैंने पिछले साल करवाया है, पिछले साल तो वही हो गया था, रिड्यूस हो गया था उसके पिछले साल। अभी मैं हेडिंग नहीं डाल रहा, ठीक है, बहुत लंबा हो जाता है। अब देखो, सबसे पहले रुबिडियम सॉलिड से गैस बन रहा है, सब्लिमेशन हो रही है, ऐसा ही है। तो आरबी क्या हो रहा है, आरबी रुबिडियम ये रहा जो सॉलिड फॉर्म में। अब जब इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर क्या बनेगा, ये हमारे पास आरबी बन जाएगा, किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में बन जाएगा, सब्लिमेशन हो गई। तो इसकी जो एंथैल्पी चेंज हमारे पास आएगा उसको हम क्या करेंगे, डेल्टा एच लिखेंगे, उसके साथ एस लिख देंगे, एस फॉर सब्लिमेशन। हीट ऑफ सब्लिमेशन पढ़ा है हमने, हीट ऑफ सब्लिमेशन। और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट ऑफ सब्लिमेशन दिया हुआ है। देखो ये सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ आरबी कितना है, 86.5 किलो जूल पर मोल। हमने यहाँ लिख दिया 86.5 किलो जूल पर मोल। क्लियर है, समझ में आया पहला स्टेप। अब क्या होगा, इस आरबी से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। रुबिडियम है ना, लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, वन ग्रुप का एलिमेंट है। तो आरबी से इलेक्ट्रॉन निकालने का भी तरीका यही एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। अच्छा, आरबी अब गैस फॉर्म में आ गया है, गैसियस फॉर्म में ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसको भी क्या करना है, एंडोथर्मिक प्रोसेस से हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो क्या होगा, आरबी प्लस हमारे पास बन जाएगा, आरबी प्लस बन जाएगा और उसका एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास अलग हो जाएगा, आयनाइजेशन हो जाएगी इसकी। आयनाइजेशन इसी को बोलते हैं ना भाई। और आपको पता है इसके लिए हीट एनर्जी दी है, जितनी हीट एनर्जी दी है उसको आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं हम लोग हैं, याद है आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। तो डेल्टा एच के नीचे हम लोग आई पी लिख देंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल। अभी कितना दिया हुआ आयनाइजेशन एनर्जी, कहाँ गया, ये आई पी 403 किलो जूल पर मोल। तो हमने लिख दिया ये 403 किलो जूल पर मोल। ये सब गिवन है पेपर में, ठीक है, आपको बस इस तरह से लिखना है। इसके बाद क्या करें, इलेक्ट्रॉन, बस यहाँ पर कैटायन का काम तो हो गया और कुछ नहीं। अब आता है एनाइन की तरफ। अब एनाइन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन बचे, थोड़ी सी गलती करते हैं, कहाँ करते हैं बताता हूँ। सबसे पहले ये Cl2 डायटोमिक फॉर्म में, मोनोटॉमिक फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास है हाफ Cl2, ये हमारे पास कन्वर्ट किस में हो जा रहा है, Cl में कन्वर्ट हो जा रहा है। अच्छा, ये भी गैस फॉर्म में, ये भी एटॉमिक फॉर्म में आ जा रहा है। एटॉमिक फॉर्म में ही इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म एंटर नहीं कर सकता। अब इसको अच्छा ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, इसके बॉन्ड को तोड़ना है ना भाई, बॉन्ड तोड़ने के लिए हीट एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि Cl के बीच बॉन्ड बना हुआ है। तो बेटा हीट जब करेंगे तो हीट करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास बॉन्ड टूट जाएगा इसका, और Cl बन जाएगा हमारे पास किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। क्लियर। अब एंडोथर्मिक चेंज ये भी है। अब इसको हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी। तो ये बॉन्ड एनर्जी है, द बॉन्ड यूज टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। यहाँ पर उन्होंने जो लिखा है बॉन्ड एनर्जी Cl2 कितनी 242 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ जो बच्चे गलती करते हैं, बॉन्ड एनर्जी को बी डॉट ई लिख सकते हैं, बताया था मैंने आपको, डेल्टा एच बी डॉट ई, चैप्टर नंबर 3 बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, पढ़ा हुआ। ये सारी कहानियाँ पढ़ी हुई हैं, अब सब रिपीट हो रहा है, ये सब पढ़ा हुआ है, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एनर्जी, ये सब पढ़ा हुआ है, सब एक साथ रिपीट हो गया। बॉन्ड एनर्जी कितना आ रहा है भाई, कहाँ गया, 242। अब यहाँ जो बच्चे गलती करते हैं, बड़े बड़े जीनियस बच्चे गलती करते हैं, डफर की बात नहीं कर रहा, वो तो कुछ नहीं लिखेगा, वो तो फेल है, ठीक है। जीनियस बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ 242 लिख देते हैं, तो जो गिवन है सर ये रहा, ये देखिए, जब हम ये लिख रहे हैं 403 ऐसे, जब इसको ऐसे लिख रहे हैं तो उसको भी ऐसे। तो अल्लाह के बंदे, ये 1 मोल के लिए होता है बॉन्ड एनर्जी, 1 मोल के लिए, 1 मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी। यहाँ 1 मोल का बॉन्ड नहीं टूट रहा, या आधे मोल का बॉन्ड टूट रहा है। तो आधे मोल के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कितना किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे। हाँ, यही चीज़ है जो आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा 121 किलो जूल। समझ में आगे बात सबको, यहाँ क्या चीज़ की मैंने, क्यों किया डिवाइड बाय 2, बिकॉज ऑफ दिस हाफ मोल। क्लियर है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी हमने पढ़ा था 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए होता है, आधे मोल के लिए नहीं होता। याद है डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ 1 मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। क्लियर, ओके, ये हो गया। अब इसकी यहाँ तक आ गए, स्टेप बाय अब आगे बढ़ता है। अब इसमें क्या इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, Cl माइनस साइन बनेगा। अब ये जो Cl है गैसियस फॉर्म में, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या Cl माइनस बन जाएगा गैसियस फॉर्म में। अब जब Cl माइनस बना तो आपको पता है, ये जब इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो हीट एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और जितनी हीट एनर्जी रिलीज हुई उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी याद है, तो डेल्टा एच ई ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिया होगा यकीनन। ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, Cl का कितना -349 किलो जूल पर मोल। ये सब बेटा किसी वजह से दिया हुआ है, बिला वजह में नहीं दिया हुआ है कि ऐसी बस मर्जी से दे दिया, यूज़ कर रहे हैं सबको, ठीक हो गया यहाँ तक।
ये बन गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, दोनों गैसियस फॉर्म में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, RbCl बना लेंगे। तो क्या होगा 5th पॉइंट में कि Rb प्लस गैसियस फॉर्म में रिएक्शन करेगा Cl माइनस, ये भी किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, क्या बना लेगा RbCl सॉलिड फॉर्म में। अब दोबारा आ जाओ चैप्टर नंबर 6 लैटिस एनर्जी। हमने क्या पढ़ा था, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉल्ट एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स गैसियस आइंस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। याद आया कुछ, यही थी लैटिस एनर्जी, याद आ रहा है, गैसियस फॉर्म में आइंस मिलकर जब बनेंगे। तो ये जब गैसियस फॉर्म में मिलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा H L डॉट ई। L डॉट ई हमारे पास क्या हो गया, लैटिस एनर्जी। अब यही तो मालूम करना है, तो ये तो पता ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क तो पता ही नहीं है ना, तो क्वेश्चन मार्क आ गया। अगली चीज़ एक और देखे जरा, लेकिन यही अगर Rb सॉलिड फॉर्म में होता और Cl2 गैसियस फॉर्म में होता, हाफ लगा लेते हैं, तो ये 1 मोल RbCl बन जाता सॉलिड फॉर्म में। डायरेक्टली नहीं बनता, ये सारे स्टेप से बनता। अगर डायरेक्टली बनता है तो सूरत में ये हमारे पास क्या कहलाएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्लास स्टार्ट यहीं से हुई आज, ठीक है। कितना हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया होगा, यकीनन ये रहा, कितना दिया हुआ है, माइनस का 430.5 किलो जूल पर मोल। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है तो हम लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं। जरा सुनिए गौर से। अब हेसेस लॉ, बॉर्न हेबर साइकिल में हेसेस लॉ यहाँ पर यूज होगा। हेसेस लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ, जो क्लास यहीं से स्टार्ट हुई आज की क्लास हेसेस लॉ से। हेसेस लॉ क्या कहता है, टोटल एंथैल्पी चेंज वो बराबर होता है तमाम स्टेप्स के प्लस के। टोटल एंथैल्पी चेंज तो ये रहा जो पूरे स्टेप्स का टोटल आया है, तो डेल्टा HF ये बराबर किसके, सबको प्लस कर देना है, डेल्टा HS प्लस डेल्टा H आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी प्लस डेल्टा H इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस डेल्टा H लैटिस एनर्जी। बात समझ में आ रही है, तो मसला ओके। वैल्यूज पुट कर देता, दो काम कर सकते हैं इसके बाद, पुट करके अरेंज कर लो, अरेंज करके पुट कर लो। मालूम क्या करना है, ये मैं पहले पुट कर लेता हूँ फिर अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है। डेल्टा HF ये आ गया माइनस का 430.5, ये आ गया हमारा कितना 86.5 प्लस, प्लस के डायरेक्ट माइनस लिख दूँ ना, माइनस का क्या आ गया ये, बल्कि नहीं प्लस में आ रहा, सॉरी 403, फिर बॉन्ड एनर्जी भी प्लस में आ रहा है, प्लस का 121, ये माइनस में डायरेक्ट लिख देते हैं 349 प्लस का डेल्टा H L डॉट ई। अब डेल्टा H L डॉट ई के लिए क्या करेंगे, ये सारा यहाँ से कैलकुलेट करके इधर से इधर ले आएंगे, डायरेक्ट निकाल देते हैं, ठीक है। बता दो कितना आ जाएगा डेल्टा H L डॉट ई लैटिस एनर्जी। ये पूरा आप ये सारे को सॉल्व करें फिर उधर ले जाएं। जगह नहीं है मेरे पास, मैं स्टेप छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आप डायरेक्ट कर लें। लैटिस एनर्जी निकालनी है, ठीक है, फॉर्मूला रेंज होगा। कितने आगे बताइए रुबिडियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी, माइनस में ही आएगी कुछ ना कुछ, ये तो पता है मुझे। अब माइनस में कितनी आएगी ये आप बताएंगे। माइनस 692 बस, माइनस 692 किलो जूल पर मोल। दिस इज द लैटिस एनर्जी ऑफ रुबिडियम क्लोराइड RbCl। पर मैं सबको कैसे हुआ ये, दिस इज टोटल इज कॉल्ड बॉर्न हेबर साइकिल, जिसकी मदद से हम लोग लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करते हैं किसी भी आयनिक कंपाउंड को यूजिंग हेसेस लॉ। तो मसला क्वेश्चन 2 हमारे पास है ना बॉर्न हेबर साइकिल का। देखो बिल्कुल सेम RbCl है, ये बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सेम RbCl, लेकिन करना क्या है बेटा इसके अंदर, यहाँ आपको डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है, डेल्टा HF निकालना है आपको। और बाकी सारी चीज़ देखो, लैटिस एनर्जी देखो दिया हुआ है, लैटिस एनर्जी जब दिया हुआ है तो आप हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सारा काम ऐसे ही होगा, स्टार्ट से लेकर एंड तक ऐसे ही होगा। वैल्यूज भी शायद सेम ही है, अगर आप देखो तो वैल्यूज सेम है, जो ऊपर है वही सारी वैल्यूज है ना भाई, उसी तरह की है। देख लो सब्लिमेशन देखो 82 है, अच्छा नहीं चेंज कर दिया है थोड़ा सा, शायद टेम्परेचर के वेरिएशन है, चलो चेंज कर देते हैं 82 कर लेते हैं उसको, वो मसला नहीं, वैल्यू चेंज करना कौन सी बड़ी बात है, 82 कर लिया। अच्छा इसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी Rb की 403, ये फिक्स है 403। इसके बाद डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब भाई बॉन्ड एनर्जी जिसको हम कहते हैं Cl2 की 242, ये भी सेम ऐसे ही हो गया एज इट इज। लैटिस एनर्जी कितना है भाई, अच्छा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस के 348.5,
349 है, तो वही आओगे यार चलो 348.5 कर लेते हैं, ठीक है। और लेटिस एनर्जी कितना है -689, अब ये दिया हुआ है तो डायरेक्ट लिख देते हैं, माइनस का 689 किलो जूल पर मोल। और हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करना है तो यहाँ हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, फॉर्मूला लगा देंगे ये। अब इस बार क्या है कि फॉर्मूले में अरेंज करने की नीड नहीं है, फॉर्मूला डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ऐसे ही है ना भाई, अरेंज करने की नीड नहीं है। तो डेल्टा एच एफ हमारे पास क्या आ गया, ये कितना हो गया हमारा 82 प्लस का 403 प्लस का 121 माइनस का 348.5 माइनस का 689, कितना आ गया बताएं, माइनस का 0.5 किलो जूल पर मोल। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आ गया सबको।